Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Noreen, and today we are going to study another important and interesting topic, and that is speed of sound in air. That how we can calculate the speed of sound in air. हम हवा में speed of sound को कैसे calculate कर सकते हैं, किन किन लोगों ने इससे पहले जो है इसके ऊपर पहले न्यूटन्स assumption क्या थी और लेप्लास की फिर उसमें करेक्शन क्या हुई और उससे उस पर क्या फ़र्क पड़ा, ये सारी चीज़ें आज हम इन डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, दैट्स वाई मैंने इसको चूज़ किया कि मैं आपको बताऊं कि किस तरह से आप इसको एवेलुएट कर सकते हैं और पेपर में कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले साउंड वेव्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशनल वेव्स। आपको पता है लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशनल वेव्स जो हैं ये वो वेव्स होती हैं जो कि मैकेनिकल वेव्स का एक हिस्सा है। मैकेनिकल वेव्स दो तरह की होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ये दोनों वो वेव्स हैं जिनको कोई ना कोई मीडियम जो है वो रिक्वायर्ड होता है टू पास ऑन देयर एनर्जी। बेसिकली वेव्स स्टूडेंट्स होती क्या हैं, वेव्स जो हैं वो एनर्जी को आगे से आगे ट्रांसफ़र करती हैं और वो अपनी एनर्जी आगे से आगे जब ट्रांसफ़र करती हैं तो वो किसी मीडियम के साथ भी कर सकती हैं या मीडियम के बगैर भी कर सकती हैं। हमारा ये जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड ये चैप्टर है, हम उन वेव्स की बात कर रहे हैं जो मीडियम के वजह से और मीडियम के ज़रिए अपनी एनर्जी आगे से आगे ट्रांसफ़र करती हैं। विदाउट मीडियम ये अपनी एनर्जी आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। उन वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशनल वेव जो कि हम साउंड वेव की बात कर रहे हैं, तो साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल वेव है, ये उसी का हिस्सा है जो आपकी मैकेनिकल वेव का ही एक हिस्सा है जो अपनी एनर्जी किसी मीडियम के जरिए आगे ट्रांसफ़र करती हैं। सो द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स डिपेंड्स ऑन द कंप्रेसिबिलिटी एंड इनर्शिया ऑफ द मीडियम। ये दो अहम चीज़ें हैं, कंप्रेसिबिलिटी और दूसरी चीज़ है इनर्शिया ऑफ द मीडियम। कंप्रेसिबिलिटी आप कितना कंप्रेस कर सकते हैं उस मीडियम को, और इनर्शिया क्या है उसका। इनर्शिया आपको पता है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होती है जो जिसकी वजह से आप किसी चीज़ को देखते हैं कि उसकी क्या उसमें उसकी कितना क्वांटिटी ऑफ मैस है उसके अंदर, कि उसके अंदर स्पीड कितनी होगी। जो उसकी यूनिफॉर्म मोशन को भी डिटरमाइन कर सकती है या उसको रेस्ट पे आना चाहिए किसी चीज़ को, उसके अंदर इनर्शिया उसको डिटरमाइन करती है। कंप्रेसिबिलिटी आप उसको कितना कंप्रेस कर सकते हैं, इन दो चीज़ों के ऊपर जो है वो स्पीड ऑफ साउंड वेव्स जो है वो डिपेंड करती है किसी भी मीडियम की थ्रू विच दे आर ट्रैवलिंग। उस मीडियम की बात हम करें जिससे वो साउंड वेव्स, हम चूँकि साउंड वेव की बात करें तो वो साउंड वेव जहाँ से ट्रैवल करती है उस मीडियम की क्या कंप्रेसिबिलिटी है, उसका क्या इनर्शिया है। ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि उसमें स्पीड ऑफ साउंड कितनी होगी। सो इफ द मीडियम हैज़ द इलास्टिक मॉडुलस ई एंड द डेंसिटी रो, दो चीज़ें हैं, अगर उस मीडियम की जो इलास्टिक मॉडुलस है ई और जो उसकी डेंसिटी रो है वो स्पीड को जो है वो डिटरमाइन करती है। यानी जो जनरल फार्मूला है स्पीड ऑफ साउंड का वो ये है कि v इज इक्वल टू अंडर रूट ई ओवर रो, वेयर ई इज़ द इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम एंड रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, ग्रीक लेटर है रो, इससे हम इसको शो करते हैं, ये डेंसिटी ऑफ द मीडियम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दो चीज़ें हैं जिस पर आपकी स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड कर रही है। नो एज इट इज़ सीन फ्रॉम द टेबल 8.1, या आप साइड पर टेबल देख सकते हैं, इसमें उन्होंने स्पीड ऑफ साउंड जो है डिफरेंट मीडिया के अंदर उसकी स्पीड्स बताई है। लेड में, कॉपर में, एल्युमिनियम में, आयरन में, ग्लास में कौन सी होती है, इसी तरह लिक्विड्स के ज़रिए से, गैसेस के ज़रिए से, STP, ये डिफरेंट उन्होंने मीडियम में बताया कि स्पीड ऑफ साउंड की क्या वैल्यूज़ हैं। और आप देख सकते हैं कि सॉलिड्स में स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड्स और गैसेस, क्योंकि लिक्विड्स और गैसेस में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो वहाँ पे साउंड इतनी जल्दी ट्रैवल नहीं कर सकती, आगे पास ऑन नहीं हो सकती जितनी जल्दी जो साउंड है सॉलिड्स या लिक्विड्स के ज़रिए से आगे अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकती है। तो ये जो है ये सारी बातें ये इस टेबल में ये वैल्यूज़ आपके सामने हैं। अब हम इसको देखते हुए द स्पीड ऑफ साउंड इज़ मच हायर इन सॉलिड्स दैन इन गैसेस। अब आप अगर इन दो का कंपैरिजन करें सॉलिड्स का और गैसेस का, तो आप देख सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यूज़ जो हैं वो सॉलिड्स में काफ़ी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द गैसेस। गैसेस के मुकाबले में उसकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। This makes sense because the molecules in the solid are closer than in the gas and hence respond more quickly to the disturbance. अगर आप उसको डिस्टर्ब करेंगे ऐसे मीडियम को जो कि सॉलिड मीडियम होगा, जब आप उसको डिस्टर्ब करेंगे उसके मॉलिक्यूल्स जो कि क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, लाइक दिस कि अगर हम सॉलिड को कंसिडर करें तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में क्लोजली पैक्ड है। तो जब आप किसी एक मॉलिक्यूल में डिस्टर्बेंस उसमें देंगे, इस तरह के मीडियम में जब डिस्टर्बेंस पास ऑन होगी तो फटाफट आगे से आगे जो है वो फौरी तौर पर अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकती है। इसके मुकाबले में अगर आप
आप गैसेस की बात करें तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स इस तरह से हैं, बहुत दूर दूर एक दूसरे से। तो जब ऐसे मीडियम में डिस्टर्बेंस जाएगी तो वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में डिस्टर्बेंस पास ऑन होने में काफ़ी टाइम लगता है। दैट्स वाई स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सॉलिड्स में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड्स और गैसेस। सो अगर हम बात करें इन जनरल, साउंड ट्रेवल्स मोर स्लोली इन गैसेस देन इन द सॉलिड्स बिकॉज गैसेस आर मोर कंप्रेसिबल। जनरली अगर हम बात करें तो साउंड जो है वो स्लोली ट्रांसफ़र करती है गैसेस में सॉलिड्स के मुकाबले में, बिकॉज गैसेस जो है वो ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं, यानी गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है। तो कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से भी आप कहते हैं बिकॉज देयर इज़ द इन्वर्स रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड एंड द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो डेंसिटी का डायरेक्ट ताल्लुक होता है कंप्रेसिबिलिटी के साथ, जिसकी जो ज़्यादा कंप्रेसिबल चीज़ें होती हैं उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। सो चूँकि हम बात कर रहे हैं कि कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है गैसेस की, तो फिर कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से उसमें स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू जो है वो कम है, वो स्लो है। सो एंड हैंस हैव अ स्मॉलर इलास्टिक मॉडुलस, और जब उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है तो उसका इलास्टिक मॉडुलस स्मॉल है, और जब इलास्टिक मॉडुलस जो है उसकी वैल्यू स्मॉल होगी तो स्मॉल इलास्टिक मॉडुलस की वजह से, चूँकि इलास्टिक मॉडुलस का भी आपने पीछे ये रिलेशन पढ़ा है कि V इज़ इक्वल टू √E/ρ, तो इलास्टिक मॉडुलस का डायरेक्ट ताल्लुक है उसकी स्पीड के साथ, स्पीड ऑफ साउंड के साथ। तो अगर हम कह रहे हैं कि इलास्टिक मॉडुलस स्मॉल होगा तो उसकी वजह से स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू भी स्मॉल आएगी। तो स्मॉलर इलास्टिक मॉडुलस और ग्रेटर कंप्रेसिबिलिटी होने की वजह से जो स्पीड ऑफ साउंड है वो गैसेस में लो है, उसकी स्पीड जो है वो स्लो है इन गैसेस एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड्स। सो फॉर द अब यहाँ से अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। जितना अभी हमने यहाँ तक पढ़ा, ये आप इसको इसका इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। यहाँ से अब हम इसकी आप कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन ये स्टार्ट होने लगी है। इसके एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन में बहुत अहम पॉइंट्स हैं जो आपने देखने हैं, और कोई भी पॉइंट मिस ना हो इसकी भी आपने कोशिश करनी है। सो यहाँ से एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन हम स्टार्ट करेंगे कि फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द इलास्टिक मॉडुलस ऑफ द एयर सबसे पहले आ जाती है न्यूटन अजम्पशन। यहाँ आप सब हेडिंग दे सकते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन में। पहली हेडिंग आप देंगे न्यूटन्स अजम्पशन, क्योंकि न्यूटन ने एक चीज़ अज्यूम की थी, ये न्यूटन अजम्पशन है। न्यूटन अजम्पशन क्या है? न्यूटन अज्यूम दैट व्हेन अ साउंड वेव ट्रेवल्स थ्रू द एयर द टेम्परेचर ऑफ द एयर ड्यूरिंग द कंप्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट एंड द प्रेशर चेंजेस फ्रॉम P to P plus delta P and therefore the volume changes from V to V minus delta V। न्यूटन का कहना ये था, उसका सोचना ये था, उसने ये एज्यूम किया था, ये जो न्यूटन अजम्पशन है, कि उसने कहा था कि इसका टेम्परेचर जो है हवा का, उसने कहा कि वो कांस्टेंट रहता है कंप्रेशर के दौरान, उसमें जो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता, यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर की उसने बात की थी। और ये अज्यूम किया था उसने, ये अजम्पशन यूज़ की थी न्यूटन ने, और कांस्टेंट टेम्परेचर की बात की थी उस ड्यूरिंग द कंप्रेशन। और उस वजह से फिर उसने कहा कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो प्रेशर इंक्रीज़ होके P से P प्लस डेल्टा P हो जाता है। और आपको पता है, लाइक अगर आप ये देखें कि अगर आप कोई वेसल में कोई चीज़ लेते हैं, कोई बीकर में कोई चीज़ लेते हैं और आपने उसको कांस्टेंट टेम्परेचर कर दिया है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जो कि अज्यूम किया था न्यूटन ने, अब टेम्परेचर कांस्टेंट होने से इसका जो प्रेशर है, ये पिस्टन अगर आप इसको ऊपर से प्रेस करेंगे प्रेशर इंक्रीज़ होगा, तो उसका वॉल्यूम जो कि पहले यहाँ था अगर पिस्टन ऊपर, तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा V माइनस डेल्टा V। सो बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर फ्रॉम P टू P प्लस डेल्टा P द वॉल्यूम शुड डिक्रीज फ्रॉम V टू V माइनस डेल्टा V। ये दो बातें जो हैं वो उसने की थी। और एट कांस्टेंट टेम्परेचर आपको पता है कि बॉयल्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है, और बॉयल्स लॉ कहता है कि PV इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी PV इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब है, या आप इसको ऐसे भी कहते थे कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ठीक है, कांस्टेंट और वॉल्यूम को आप इस तरफ ले जाएं तो इक्वल और कांस्टेंट मिलके प्रोपोर्शनैलिटी का साइन बना लेता है, तो प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन है। अगर आप पिस्टन पर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो उससे उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो दिस इज़ योर बॉयल्स लॉ। तो यहाँ पे बॉयल्स लॉ जो है वो उसने कहा कि एप्लीकेबल होगा, और बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होने की वजह से अगर इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट लें, जैसे ये PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है, सो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू प्रेशर जो है वो इंक्रीज होने के बाद फाइनल प्रेशर बन गया P प्लस डेल्टा P, और ये इनिशियल वॉल्यूम V था, फाइनल वॉल्यूम डिक्रीज होने के बाद हो जाएगा V माइनस डेल्टा V। सो P इज इक्वल टू P प्लस डेल्टा P, ये इनिशियल प्रेशर है, इज इक्वल टू द फाइनल प्रेशर जो है वो P प्लस डेल्टा P हो जाएगा। और वॉल्यूम में जो डिक्रीज आ रहा है, इनिशियल वॉल्यूम V है, फाइनल वॉल्यूम जो है वो इसका प्रोडक्ट में आ जाएगा V माइनस डेल्टा V। तो ये इक्वेशन आप इस तरह से लिखेंगे।
अब आप इसको ओपन कर लेंगे ब्रैकेट्स को। सो पी वी इज इक्वल टू, ये प्रेशर पहले इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई होगा, सो दिस इज पी वी माइनस ये प्रेशर अब सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा, सो दिस इज प्लस माइनस माइनस पी डेल्टा वी। नो अब ये सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करें, जैसे हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, ये सेम वही तरीका है। सो दिस इज डेल्टा पी इंटू वी और प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी। अब जो ऐसी टर्म जिसमें दोनों में डेल्टा आ रहा है, डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल चेंज, इस टर्म को हम निगलेक्ट कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं अपनी कैलकुलेशन में, क्योंकि ये बहुत स्मॉल टर्म है। तो ये जो प्रोडक्ट है डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी, ये चूंकि ये बहुत स्मॉल है, सो इट कैन बी निगलेक्टेड। और अब आप अबव इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं कि आपके पास ये जो पी वी और अच्छा ये जो पी वी इधर है, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो पी वी माइनस पी वी ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास बाकी जो ऊपर टर्म से बचेगा वो क्या होगा, ये पी आप उस तरफ ले जाएं, सो पी डेल्टा वी शुड बी इक्वल टू वी डेल्टा पी, ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, ठीक है। ये सिचुएशन थी ना आपके पास, अगर हम ये टर्म्स कैंसिल आउट हो गई थी, इसको आपने निगलेक्ट कर दिया, तो आपके पास बचा था माइनस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी, ठीक है, और इज इक्वल टू 0, ये बची थी आपके पास, क्योंकि ये कैंसिल आउट होकर 0 हो गया था ना लेफ्ट हैंड साइड पे। अब ये माइनस वाले टर्म अगर आप इस तरफ ले आएंगे तो ये इधर आके प्लस हो जाएगी। सो दिस इज पी डेल्टा वी इज इक्वल टू वी डेल्टा पी। यहाँ से अब आप कह रहे हैं कि प्रेशर बराबर है, आप प्रेशर को इधर ही रहने दें, और जो आपका डेल्टा वी है जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो पी इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा वी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, एंड यू कैन आल्सो राइट इट एज डेल्टा पी ओवर डेल्टा वी ओवर वी। ये जो वी है जो न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये भी मैथ्स का रूल है कि अगर कोई चीज़ न्यूमिनेटर में है तो आप उसे डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर कर दें तो वो उसी तरह जैसे वो न्यूमिनेटर में है। सो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, सो डेल्टा पी ओवर डेल्टा वी ओवर वी। अब ये चीज़ हमने ऐसे क्यों लिखी, बिकॉज ये आपके इलास्टिक मॉडुलस को शो करता है। दिस एक्सप्रेशन ये जो डेल्टा पी ओवर डेल्टा वी ओवर वी जो है ये स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन को शो कर रहा है, बिकॉज ये ऊपर वाली प्रेशर जो है वो स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और प्रेशर भी फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ये जो नीचे वाली टर्म है डेल्टा वी ओवर वी, ये आपकी स्ट्रेन को शो कर रहा है। सो द रेशियो ऑफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन जो है वो इलास्टिक मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ से न्यूटन ने ये अज्यूम किया कि प्रेशर बराबर है इलास्टिक मॉडुलस ई के एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये चीज़ न्यूटन ने कैलकुलेट की थी। अगर आप इस चीज़ को उधर पुट करें, हमने इलास्टिक मॉडुलस का कहा कि इलास्टिक मॉडुलस प्रेशर के बराबर है, तो ये इक्वेशन थी जो भी शुरू में हमने पढ़ी है कि v इज इक्वल टू अंडर रूट ई ओवर रो। इलास्टिक मॉडुलस की जगह अब आपने कहा कि इलास्टिक मॉडुलस अकॉर्डिंग टू न्यूटन इलास्टिक मॉडुलस प्रेशर के बराबर है। सो यू कैन री राइट दिस इक्वेशन, ये जो जनरल इक्वेशन है आप इसको री राइट करके v इज इक्वल टू अंडर रूट ई की जगह अब आप प्रेशर डाल सकते हैं इलास्टिक मॉडुलस की जगह। सो दिस इज प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ये आपने उस इक्वेशन से ये फॉर्म निकाली अकॉर्डिंग टू न्यूटन, ठीक है। ये न्यूटन अजम्पशन थी। On substituting the values of atmospheric pressure and density of the air at STP, STP means standard temperature pressure जो हम लेते हैं, जैसे 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, और प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है आपका। अब अगर हम ये सिचुएशंस उसने अगर STP की वैल्यूज इधर पुट करते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की, वी फाइंड दैट द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर कम्स आउट टू बी 280 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ साउंड की जो वैल्यू आई इस में ये पुट करके STP के ऊपर वो 280 मीटर पर सेकेंड थी, वेयर एज its experimental value is 332 मीटर पर सेकेंड, जबकि एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड जो वैल्यू है स्पीड ऑफ साउंड की एयर में वो 332 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका मतलब है कि काफ़ी देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द कैलकुलेटेड वैल्यू एंड द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। होता ये है साइंसेज में कि हम एक्सपेरिमेंटली एक वैल्यू हमारे पास आती है और एक थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। जब तक हमारी कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल वैल्यू जो है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ मैच नहीं करती, या फिर थोड़ा सा डिफरेंस आप लेस देन 10% का डिफरेंस जो है वो अलाउड होता है कि 10% से कम का फ़र्क होना चाहिए आपकी डिराइव्ड वैल्यू में और आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में, तो फिर वो एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ये मोर देन 10% का डिफरेंस है, इसलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं था। इसका मतलब है इसमें करेक्शन की ज़रूरत है, कोई ना कोई टर्म मिसिंग है, कोई ना कोई गलती है इसके अंदर, लेप्लास की करेक्शन की इधर ज़रूरत है। न्यूटन अजम्पशन में कोई ना कोई कमी रह गई है जिसकी वजह से लेप्लास करेक्शन करने की ज़रूरत है यहाँ पे। सो
लेप्लास ने इसमें करेक्शन की टू अकाउंट फॉर दिस डिफरेंस. लेप्लास पॉइंटेड आउट दैट द compressions and rarefactions occur so rapidly that the heat of the compressions remains confined to the region where it is generated and does not have time to flow to the neighboring cooler regions which have undergone an expansion. यानी compressions के बाद जैसे कि साउंड में rarefaction प्रोड्यूस होते हैं और ये आप सबको पता है कि compressions में अगर जो आपकी जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर के या मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट अप होते हैं ड्यूरिंग कंप्रेशंस और कूल डाउन होते हैं ड्यूरिंग रेरिफेक्शंस. लेकिन उसने ये कहा लेप्लास ने कि यहाँ पर इतना टाइम नहीं है कि कंप्रेशंस और रेरिफेक्शंस जो हैं कि जितना टेम्परेचर कंप्रेशंस के दौरान इंक्रीज हुआ है वो सारे का सारा टेम्परेचर रेरिफेक्शंस में रिड्यूस नहीं हो सकता और टेम्परेचर कैन नॉट बी कांस्टेंट एग्जैक्टली. तो टेम्परेचर एग्जैक्टली आप कांस्टेंट नहीं ले सकते. हैंस द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम डज नॉट रिमेन कांस्टेंट. और उसका पॉइंट ये था कि जो न्यूटन ने एजम्पशन ली थी, पहली एजम्पशन जिसके ऊपर उसने ये सारी कैलकुलेशन की कि टेम्परेचर जो है वो कंप्रेशंस के दौरान कांस्टेंट रहेगा, ऐसा नहीं है. टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता. सो उसने क्या किया कि बॉयल्स लॉ ही कंसीडर किया लेकिन उसकी अनदर फॉर्म कंसीडर कर ली. अब अनदर फॉर्म, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ. अब इसमें आपको एक एक्स्ट्रा टर्म नजर आ रही है, वो है गैमा. सो पी वी के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर गैमा की जो टर्म आ रही है दैट शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट. व्हाट इज दिस गैमा? ये जो गैमा है दिस इज द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम. यानी कि गैमा बराबर है Cp ओवर Cv के. Cp जो है उसको हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय Cv का मतलब होता है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम. यानी उसने कहा कि गैमा इस रेशियो के बराबर है और ये आपको डिफरेंट मटेरियल्स के गैमा जो है उन्होंने बताए हुए हैं टाइप्स ऑफ गैसेस के ऊपर. मोनोटॉमिक गैस, डायटॉमिक गैस, पॉलीटॉमिक गैस. अब मोनोटॉमिक गैस जो है यानी एक एटम वाली जो होती है उसकी गैमा की वैल्यू होती है 1.67. डायटॉमिक गैस जो है यानी जिसमें दो एटम्स हम कंसीडर करते हैं उसका जो गैमा होता है वो 1.40 और पॉलीटॉमिक गैस के लिए गैमा की वैल्यू होती है 1.29. अब हम जो वैल्यू जहां पे यूज कर रहे हैं वो डायटॉमिक गैस का यूज कर रहे हैं फॉर द एयर. ठीक है, तो हम इसके लिए हम यूज कर रहे हैं कि अब देखते हैं जब हम गैमा की ये वैल्यूज इसमें इंटरप्रेट करेंगे, इस वैल्यू को हम इसमें यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे और देखेंगे जब ये वैल्यू हम डालते हैं तो हमारी स्पीड ऑफ साउंड जो है वो बिल्कुल नियर टू द जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उसके नज़दीक आ, यानी हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को मैच कर जाएगी. तो ये कैसे होगा, इसके लिए अब हमें ज़रा कैलकुलेशन दोबारा से ये सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे जैसे हमने ऊपर किए हैं लेकिन थोड़ी सी चेंज के साथ. वो कैसा चेंज है? इफ़ द प्रेशर ऑफ द गिवन मैस ऑफ द गैस इज चेंज फ्रॉम P टू P प्लस डेल्टा P, यानी प्रेशर जो है वो अगर इंक्रीज होता है P से इंक्रीज होके P प्लस डेल्टा P हो जाता है. जैसे मैंने आपको ये गैस इनक्लोज्ड इन अ वेसल जो है वो बताया था, तो प्रेशर इंक्रीज होके P प्लस डेल्टा P, तो वॉल्यूम जो है वो चेंज होके V से V माइनस डेल्टा V हो जाता है, यानी वॉल्यूम में डिक्रीज आ जाता है. जितना प्रेशर में इंक्रीज करते हैं उतना ही वॉल्यूम में डिक्रीज आता है. ये बात हमने पहले भी डिस्कस की. ये चीज अब हम यहाँ अप्लाई करेंगे लेकिन अब पहले तो वॉल्यूम के ऊपर कोई टर्म नहीं थी, अब वॉल्यूम के ऊपर गैमा की टर्म भी है. तो प्रेशर की इनिशियल वैल्यू से जो फाइनल वैल्यू में चेंज आया है वो P प्लस डेल्टा P हो गया और वॉल्यूम जो है वो V से V माइनस डेल्टा V हो गया, उसके ऊपर गैमा की टर्म आ गई. अब जो कैलकुलेशंस होंगी वो उस तरह से सिंप्लीफाइड नहीं होंगी जैसे हमने पहले की हैं. यानी अब आप ब्रैकेट्स को इस तरह सिंपली ओपन नहीं कर सकते क्योंकि अब ऊपर पावर भी आ रही है, वॉल्यूम की टर्म के ऊपर पावर फैक्टर आ रहा है. तो जब पावर फैक्टर आ जाता है तो फिर हम ब्रैकेट्स को इस तरह से ओपन नहीं कर सकते जैसे हमने पहले मल्टीप्लाई करके ओपन कर दिया था. अब हम क्या करेंगे, पी वी रेज़ पावर गैमा इज इक्वल टू P प्लस डेल्टा P. यहाँ पे यूज होगी बाइनोमियल एक्सपेंशन. बाइनोमियल एक्सपेंशन बनाने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले कि ये जो V है अंदर फर्स्ट टर्म है इसको आप बाहर कॉमन ले लें, यानी V, और जब ये बाहर निकालेंगे आप ब्रैकेट से इस V को, तो V के ऊपर गैमा भी आएगा क्योंकि ये जो गैमा की पावर है ये V के ऊपर भी है और डेल्टा V के ऊपर भी है. तो ये V रेज़ पावर गैमा आप कॉमन लेके बाहर निकाल लें और अंदर क्या रह रहा है आपके पास 1 माइनस डेल्टा V डिवाइडेड बाय V. यानी ये जो V आपने बाहर लिया है, कॉमन लिया है, तो आपको पता है कॉमन टर्म जो हम बाहर ले लेते हैं वो फिर क्या होती है, अंदर जितनी टर्म्स होती हैं उन सबसे डिवाइड होती है. जिस टर्म को आप कॉमन ले रहे होते हैं वो अंदर सारी टर्म से डिवाइड होती है. तो V की पावर गैमा हमने बाहर निकाल ली कॉमन लेके, फर्स्ट टर्म से डिवाइड होके 1 आ गया, सेकंड टर्म से डिवाइड होके ये आ जाएगा डेल्टा V डिवाइडेड बाय V और उसके ऊपर क्या आ रही है, गैमा की पावर आ रही है. अब ये वो फॉर्म बन गई है जिसपे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं. बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये बाइनोमियल थ्योरम. ये बाइनोमियल थ्योरम बेसिकली इसका जो फार्मूला होता है बाइनोमियल थ्योरम का वो होता है कि 1 प्लस और माइनस एक्स, प्लस एक्स भी हो सकता है माइनस एक्स भी हो सकता है. तो 1 प्लस माइनस आप जो मर्जी फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, होल रेज़ पावर n, आप कोई पावर इसकी ले लें, तो वो बराबर होता है 1
प्लस एक्स ले लें या माइनस एक्स, जो भी होगा, प्लस होगा तो प्लस एक्स, माइनस होगा तो माइनस एक्स। तो और साथ सेकंड टर्म, ये जो पावर है ये सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होकर अंदर आ जाती है और उसके बाद फिर हायर ऑर्डर टर्म्स आ जाती हैं, स्क्वायर वाली, क्यूब वाली, अप टू सो ऑन। हम सिर्फ सेकंड टर्म की बात करें, हायर ऑर्डर टर्म्स को हम निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो जो है वो हमारे पास स्मॉलर वैल्यूज़ देती हैं और जो स्मॉलर वैल्यूज़ हैं वो हमारे लिए नेग्लिजिबल टर्म्स हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन तब आती है जब हमारे पास ये जो x है जिसके साथ हम पावर को मल्टीप्लाई करें, दिस x शुड बी लेस देन 1, इस x को लेस देन 1 होना चाहिए। तो दिस इज नोन एज बाइनोमियल थ्योरम। मैथ्स में इसको हम बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। बाइनोमियल थ्योरम हम तब अप्लाई करते हैं कि जब ये फॉर्म नज़र आ रही हो आपको 1 + x हो या 1 - x हो और होल की पावर n हो और जो x है वो लेस देन 1 हो, तो फिर ये जो पावर है ये सेकंड टर्म से x से अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है और उसके बाद हायर ऑर्डर टर्म्स आती हैं जिनको हम जो है फिर वो यानी स्क्वायर वाली, क्यूब वाली, जिनको हम इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब ये देखें, अगर मैं इधर ये लगाऊं बाइनोमियल थ्योरम अपना, तो 1 - ΔV/V होल रेज़ पावर गैमा, दिस शुड बी इक्वल टू 1 - ये जो गैमा है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकंड टर्म से, सो दिस इज 1 - गैमा इंटू ΔV/V प्लस नेग्लिजिबल टर्म्स, वो जो स्क्वायर वाली, क्यूब वाली टर्म्स है वो हमारे लिए नेग्लिजिबल है। अब आप इसको इजीली ओपन कर सकते हैं ब्रैकेट्स को, क्योंकि पावर को आपने अंदर ले आए हैं ब्रैकेट के, मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड टर्म से, अब आप इसको ओपन कर लें। सो दिस इज P और P शुड बी इक्वल, ये जो वी रेज़ पावर गैमा है ये दोनों तरफ से आप बेशक कॉमन लेके काट दें, जो हमने इधर से ये वी रेज़ पावर गैमा बाहर निकाला था और ये वी रेज़ पावर गैमा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो दिस इज P इज इक्वल टू P प्लस ΔP इंटू ये वाली जो टर्म है, इस पर बाइनोमियल थ्योरम लगाने के बाद ये बन गई 1 - ये जो गैमा है ये पावर ये अंदर मल्टीप्लाई होगी सेकंड टर्म से, तो सो दिस इज 1 - गैमा इंटू ΔV/V। अब आप इसको ओपन करें, सो P इज इक्वल टू, ये पहले फर्स्ट टर्म से जैसे आप आम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं अब इसी तरह आप ओपन करेंगे। सो पहले मल्टीप्लाई होगा P और प्लस माइनस माइनस, दिस इज गैमा P ΔV/V। उसके बाद ये जो डेल्टा P वाली टर्म है ये मल्टीप्लाई होगी पहले 1 से, सो दिस इज प्लस डेल्टा P और प्लस माइनस माइनस डेल्टा P गैमा ΔV/V। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब एक टर्म में 2 दफ़ा डेल्टा आ रहा है, जैसे हमने लास्ट उधर किया था 2 दफ़ा डेल्टा आ रहा था उसमें, तो वो बहुत ही स्मॉल नेग्लिजिबल टर्म थी, क्योंकि डेल्टा का मतलब पहले ही स्मॉल टर्म होता है। तो जब 2 टर्म्स दोनों डेल्टा वाली आ रही हैं, सो वी कैन इग्नोर दिस टर्म, ये पूरी टर्म को हम इग्नोर कर सकते हैं, ये नेग्लिजिबल टर्म है आपके पास, ठीक है। सो वी कैन निगलेक्ट दिस टर्म, ये नेग्लिजिबल टर्म है। बाकी आपके पास क्या रह गई, ये उन्होंने नीचे बता भी दिया कि हैंस वी कैन राइट, सो दिस इज, ये जो P है आप इसको इधर लेके जाके P - P हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ, और बाकी आपके पास देखें क्या रह गया। सो दिस इज 0 इज इक्वल टू, ये जब कैंसिल आउट होगा तो 0 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस गैमा P ΔV/V और प्लस डेल्टा P, इस टर्म को हमने निगलेक्ट कर दिया। अब ये माइनस वाली टर्म आप इस तरफ ले आए तो ये प्लस हो जाएगी। सो दिस इज गैमा P, ठीक है, गैमा P और डेल्टा V/V जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आप इस डेल्टा P के साथ डिवाइड हो जाएगा उस तरफ जाके, तो ये जो मल्टीप्लाई वाली टर्म है ये इस तरफ आके डिवाइड होगी। सो दिस इज डेल्टा P ओवर डेल्टा V/V, ये वही फॉर्म बन गई है जो यहाँ पे थी, डेल्टा P ओवर डेल्टा V/V, ये स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की फॉर्म बन गई है। एंड द रेशियो ऑफ दिस स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ऊपर वाली टर्म जो है प्रेशर की वो स्ट्रेस को शो कर रही है और जो नीचे वाली टर्म है वो स्ट्रेन को शो कर रही है। एंड दिस रेशियो ऑफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज योर इलास्टिक मॉडुलस E। लेकिन अब ये इलास्टिक मॉडुलस E P के बराबर नहीं है जैसे कि न्यूटन अजम्पशन में आया था, अब ये इलास्टिक मॉडुलस E गैमा P के बराबर है। तो गैमा का बड़ा अहम रोल है, ठीक है, गैमा जो है वो अब आप देखें उससे वैल्यू पे कितना फ़र्क पड़ता है। सो ये जो अब आपका इलास्टिक मॉडुलस है वो अब गैमा P के बराबर है और जो कि इसके बराबर है डेल्टा P ओवर डेल्टा V/V, ये उन्होंने आपको नीचे बताया। अब इसको जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो हमारा जर्नल फार्मूला था कि आपके पास V बराबर था √E ओवर रो के, यानी इलास्टिक मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी, तो E की जगह पहले हमने सिर्फ P डाला था न्यूटन अजम्पशन में, अब हम P नहीं डालेंगे, P के साथ साथ अब इलास्टिक मॉडुलस की जगह हम गैमा P डालेंगे, यानी गैमा का फैक्टर भी अब इधर आएगा। सो V इज इक्वल टू √γ P ओवर रो, ठीक है। और अब गैमा की वैल्यू मैंने आपको कहा था डायटोमिक गैस के लिए हम यूज़ करेंगे 1.4 एट STP, तो V इज इक्वल टू √γ की वैल्यू 1.4 मल्टीप्लाई बाई ये जो बाकी की वैल्यू है √P ओवर रो, ये तो आपने पहले ही डिराइव की हुई थी जो कि 280 मीटर पर सेकंड थी। तो अब आप 280 के साथ जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे √γ की वैल्यू को 1.4 को, तो ये आ जाता है 333 मीटर पर सेकंड। दिस वैल्यू इज़ वेरी क्लोज टू द एक्सपेरिमेंटली इवेल्युएटेड वैल्यू जो कि 332 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड जो कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव की गई वैल्यू है वो तो 332 मीटर पर सेकंड है, यह आपने पहले भी देखा यहाँ पे। अब आपकी अब जो वैल्यू आ रही है गैमा की वजह से वो इस वैल्यू के बहुत ही करीब है,
बहुत क्लोज है, और हम कहते हैं कि इसका मतलब है कि जो लेप्लास करेक्शन है जो कि न्यूटन अजम्पशन में उसने करनी ज़रूरी थी, उसकी वजह से आपकी स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू जो है वो बिल्कुल क्लोज टू द एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड वैल्यू आ गई है। सो ये फॉर योर इन्फॉर्मेशन में उन्होंने रेंजेस ऑफ द हियरिंग बताई हैं ऑर्गेनिजम्स की, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए जस्ट उन्होंने बताई हैं कि डॉल्फिन जो है उनकी फ्रीक्वेंसी सुनने की सलाहियत, वो कितनी फ्रीक्वेंसीज सुन सकती हैं, 150 से लेके 150,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी सुन सकती हैं। बैट जो है वो 1000 से लेके 120,000 तक की वैल्यू सुन सकता है। कैट्स जो हैं वो 60 से 70,000, डॉग जो है वो 15 से 50,000। ह्यूमन की जो हियरिंग रेंज होती है कि जिसके अंदर अंदर वो सुन सकते हैं, वो सिर्फ 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। तो बाकी जानवरों की सलाहियतें, सुनने की जो सलाहियत है वो ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा है, उनकी रेंज काफ़ी बड़ी है और वो काफ़ी स्लो वॉइसेस को भी सुन सकते हैं और बहुत हाई अल्ट्रासोनिक साउंड्स को भी वो सुनने की सलाहियत रखते हैं। तो ये उन्होंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताया। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। आपने इसको जिस तरह मैंने आपको बताया, ये आप फाइनल जो आपने बातें की हैं एंड वाले पैराग्राफ में गैमा के लिए फॉर एयर और गैमा की वैल्यू पुट करके, और ये बताया कि एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड वैल्यू है। ये लास्ट पैराग्राफ जो है ये आप इसमें डाल सकते हैं अपने कंक्लूजन में, ठीक है। तो जब आप कंक्लूजन में लिखेंगे, यहाँ तक तो आपकी वो हो रही है ना एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन, उसके बाद जब गैमा की वैल्यू पुट करके ये जो लास्टली आप ये जो निकाल रहे हैं इसको आप कंक्लूजन में पुट कर दें, कंक्लूजन कह लें या रिजल्ट कह लें। तो आपने कंक्लूजन ये निकाला है कि गैमा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। गैमा की वैल्यू पुट करने से आपका जो स्पीड ऑफ साउंड है वो बहुत ही क्लोज टू द एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड वैल्यू आ रहा है, और लेप्लास करेक्शन जो है इट इज़ प्रूव टू बी करेक्ट एज़ कम्पेयर टू द न्यूटन अजम्पशन। न्यूटन की अजम्पशन जो है वो रॉन्ग थी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। लेप्लास ने कहा था कि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता कंप्रेशंस और रेरिफेक्शंस के दौरान। तो लेप्लास ने जो करेक्शंस की हैं वो बिल्कुल सही हैं और क्लोज टू द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं एज़ कम्पेयर टू द न्यूटन अजम्पशन। तो ये आपका टोटल टॉपिक था स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का। आई होप स्टूडेंट्स हमने जितनी बातें आज की हैं आपने सारी अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली होंगी। फिर भी कोई बात अगर आपको समझ में ना आई हो और कहीं पे कोई मसला हो, परेशानी हो, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको कोई टॉपिक्स मुश्किल लग रहे हैं, डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, जो स्पेसिफिकली आप समझना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आप जो मुझे कमेंट में टॉपिक्स बताएंगे मैं उन पर आपको स्पेशल लेक्चर जो है उस पर वीडियो बना के आप ज़रूर अपलोड करूँगी ताकि आपके लिए आसानी हो सके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और बेल आइकन के को भी लाजमी प्रेस करें जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं फ़ौरन आपको जो है वो आपके नोटिफिकेशंस में वो आ जाए और आप उसको उसी वक्त देख सकें। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।